गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT 7 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और इसमें जो आपको तथ्य मिलेगा वह तथ्य आपको पीटी या कहें ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि आज जितने भी टॉपिक हैं उसमें मेन से संबंधित प्रश्न नहीं के बराबर पूछा जाता है, या कहें मेन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्न जो है फैक्चुअल कम पूछे जाते हैं और कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न ज़्यादा रहता है। तो आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो NCERT जरूरी है पढ़ना। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं या आप मेरा वीडियो देखेंगे तो हम जो NCERT में महत्वपूर्ण तथ्य है उसको उकेरते हैं, उसको हम बताते हैं कि ये तथ्य जो है पीटी में पूछा जाएगा, ये तथ्य मेन में पूछा जाएगा, तो वो सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आप वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी फायदा हो, या कहें एक बार जो है आप खुद से पढ़ेंगे पुनः मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही जो है सहायक सिद्ध होगा यह वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इसके अंतर्गत। और कल जो है हम बताए थे इंडेक्स कि कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे इतिहास के संदर्भ में। तो पहला है चैप्टर मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। आप मानचित्र 1 ये देख रहे हैं यहाँ पर, और मानचित्र 2 ये नीचे दर्शाया गया है। तो दोनों पे जो है दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मानचित्र 1 जो कि आप ये देख रहे हैं, एक अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। जो नक्शा यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। वहीं मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी आपको मिलेंगे। तो आप ये ध्यान में रखना है कि भारत का मैप बनाने का जो है पहली बार कोशिश भूगोलवेता जो कि अरबी था अल इद्रिसी ने किया था। 12वीं शताब्दी में भूगोलवेता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया था। और अल इद्रिसी ने 1154 में पहली बार मैप को बनाया था भारतीय। तो ये आपको एज ए फैक्ट्स आप इसको लिख सकते हैं, कहीं पर यह पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो है दिखाया गया है अल इद्रिसी के मैप में। वहीं पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में ग्लिवलॉम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह महाद्वीप बनाया गया है, जो कि मानचित्र 2 में अभी आप देख पा रहे हैं। मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। कौन सा? पहला मानचित्र का। इस
कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शे हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बाढ़ की ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, जो कि फ्रांसीसी द्वारा बनाया गया था। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली अब हम लोग देखते हैं यह क्या है। तो अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। यहाँ कहने का है अर्थ ये है कि समय के साथ सूचनाएं बदलते हैं। जब सूचनाएं समय के साथ बदलते हैं तो हो सकता है भाषा और अर्थों में भी परिवर्तन होता होगा। जैसे आप ऐतिहासिक अभिलेख के कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज या मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। तो ये आप लोग एज ए फैक्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं या याद कर लें अभी ही कि मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस भारत के किस भूभाग के लिए किया है। तो ये भूभाग आप ध्यान में रखेंगे, इसको एज ए कंसेप्ट पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अजनबी शब्द यह फारसी शब्द है। इस तरह के शब्द हिंदी में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं कि देखिए आप किस प्रकार जो है भाषा में और शब्दों में भी चेंजिंग जो है
आता गया समय के अनुसार। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। अब हम लोग इतिहास के स्रोत जान लें। हालांकि इसके बारे में हम 6 क्लास में भी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। और 6 क्लास में हम लोग एक्चुअल में पढ़ चुके हैं एंशिएंट के बारे में। हालांकि आगे के क्लास में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक की जो है बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य भवन, जिसमें स्थापत्य में भवन आता है, मंदिर निर्माण कला आता है, ये सब और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि 700 ईस्वी पूर्व से या 700 ईस्वी से पहले आपको पुस्तक कम मिलेगी, जबकि आपको ऐतिहासिक स्रोत के लिए स्थापत्य, शिलालेख, सिक्के आदि जो है का ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है ऐतिहासिक स्रोत के लिए। जबकि आप 700 से 1750 के बीच देखेंगे तो इसमें जो है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विभिन्न प्रकार के जो है आपको पुस्तक मिलेंगे। आगे देखते हैं, धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार क्या होता है यह भी जान लें हम लोग। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन की ब्यौरा रखते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अभिलेखागार क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे
लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया है, यह अपने मूल पुस्तक में नहीं है, मूल पांडुलिपि में नहीं है, अपितु बाद के जितने भी इतिहासकार हुए या पांडुलिपिकर्ता हुए, उसने उनके कॉपी को लिखा और जिसमें कि कुछ चेंजिंग भी आते गया। तो यह आप इस चीज को समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। आगे देखते हैं, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। किसके बारे में यह बात हो रही है? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज़ियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक का नाम क्या है। हालांकि आगे इसके बारे में चर्चा भी होगा। आगे देखते हैं, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह किस प्रकार 700 और 1700 के बीच हजारों वर्ष के अध्ययन और इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, राजनीतिक में भी और सामाजिक में भी। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का दर्शन होते हैं। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल होने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी। ये ध्यान में रखेंगे कि ये सारे जो है बाद में आया है। दैट मीन्स जब यूरोपियन भारत में आए, यूरोपीय लोग, खास करके पुर्तगाली, और ये जो है आप आलू मक्का देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से यहाँ पर भारत में लाए। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। चाय तो हालांकि आप देखेंगे चीन से भारत में आया है। आगे देखते हैं, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता
था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। और यहाँ पर ये बता दें, कायस्थ जिन्हें कि आप लोग आम भाषा में लाला बोलते हैं, यह जो है जाति के रूप में गुप्त वंश में स्थापित हुआ। गुप्त वंश में पहली बार लाला का जो है एक मुंशी और लिपिक के रूप में उद्भव हुआ। आगे देखते हैं, आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। अब इन पूरे पैराग्राफ को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार समाज में परिवर्तन आया इस समय, और वह परिवर्तन आर्थिक भी था। अर्थव्यवस्था ने परिवर्तन लाया, यह भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। अब देखिए, जैसे जैसे जो है समाज में अंतर बढ़ा, अब क्या हुआ कि जातियों से अब उपजातियां बढ़ने लगी। तो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार आ रहा है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है और यह आपको मुख्य परीक्षा में काम देगा। आगे है, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करती या करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों जाति पंचायत कहा जाता था। कुछ इलाकों में लेकिन जाति को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर भर जो है होती थी, एक छोटी इकाई के रूप में होती थी। आगे देखते हैं हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य के रूप में। चोल के बारे में अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 और मुगल के बारे में 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत, ये पढ़ेंगे आगे, अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासउद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति
में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल, जहाँ की गौर उस समय शासन करता था, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसको कि दक्षिण भारत को उस समय द्रविड़ प्रदेश भी कहा जाता था, गौर, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेनाओं के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही यह समझने की कोशिश भी में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में, कुछ भाषा के बारे में लिखा गया है कि 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, जिसको कि दक्षिण कर्नाटक में बोला जाता है, तेलंगनी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाने के लिए आगे कहा जा रहा है। आगे देखते हैं मुख्य तथ्य के अंतर्गत सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषाएं तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हैं। इस पे काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इसके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे डिटेल्स में। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य शासन चल रहा था, उसके क्षेत्रीय प्रकृति बदलती गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा। उन क्षेत्रों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें अनेक परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन भिन्न भिन्न प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी। हालांकि उनके चरित्र अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म की बात करें तो इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इन के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इन आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसाधन बदलता गया, वैसे वैसे इन आस्थाओं में परिवर्तन भी आता गया। आज हम जिस हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों से कुछ ये थे: नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता, संस्कृत ग्रंथ ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर
होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबाव और भी बढ़ता गया। तो किस तरह जो है ब्राह्मण प्रभावशाली हुआ संस्कृत भाषा के कारण, इस चीज को भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। आगे देखते हैं, इस युग में एक परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेम इष्ट देव के देवता के रूप में की गई जिसे तक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। तो इस भक्ति के बारे में हम लोग अध्याय 6 में जानकारी प्राप्त करेंगे। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसमें प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि भी कैसी रही हो। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिवत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इस परंपरा चलती रही और इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा राष्ट्रवादी विचारों को लेकर विभिन्नता देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंड पर अगर विचार करें तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यह अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्से, युग और कालों में बांट दिए जाएं तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई परिवर्तन महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है कि जब हम हिंदू, मुस्लिम और उपनिवेशिक काल के रूप में जो है या ब्रिटिश काल के रूप में विभाजन करते हैं। और यह भी बता दें कि इसका विभाजन जो है जेम्स मील जो है सर्वप्रथम उसने इसके बारे में कंसेप्ट दिया था। इस काल विभाजन का आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकारते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में। आगे देखते हैं हम लोग, प्राचीन समाज के कई प्रकार समावेश थे, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषक कर्मी, शहरों और गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस काल के आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आप कृषकों समाज के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्राम वासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजारों साल अनेक बदलाव की साक्षी रहा है। आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दी या 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना में प्रायः आधुनिक काल से ही की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक
प्रगति का भाव जुड़ा हुआ। इस आशय से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इन उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें जब संभव हो। इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदलाव हुए और कहां नहीं, और आज आप आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि और भी कुछ बदलाव है या वैसा ही रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि इस चैप्टर में आप लोग समाज में किस प्रकार 700 से 1750 के बीच बदलाव आया उसको देखने को जो है मिलेगा। आगे के अध्याय में आज जो है कुछ कम फैक्ट्स था, लेकिन आगे के अध्याय में हम लोग कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों देखेंगे, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे जो है यह आगे है आपको प्रश्नोत्तर, जो कि सिर्फ 7 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और कल का वीडियो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।